नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग चैप्टर 7 आज शुरू करने वाले हैं, दैट इज फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है? अपना जो सारा कुछ पाइथन से रिलेटेड चल रहा है अभी। ठीक है, हमने एक दो चैप्टर पहले शुरू किया था पाइथन का। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला भी पार्ट पाइथन का था और ये भी पाइथन से रिलेटेड है। मोटा मोटी देखा जाए तो सब कुछ सेम ही है, जैसा हमने पढ़ रखा होगा सी या C++, ऊप्स के लिए, जावा के लिए, किसी के लिए भी आपने पढ़ रखा हो, वैसा ही मोटा मोटी है। थोड़ा सा अलग है, जो सिंटैक्स है वो कुछ सिंपल है, तो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है कि यार इतना सिंपल कैसे हो जाता है। ठीक है, अपने को तो थोड़ा टफ करने का आदत था ना, अभी सिंपल हो गया। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, काम पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर तो कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक क्या है? फंक्शंस। फंक्शंस जो है, फंक्शन का पहले मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है एक तो होता है कि वो नाच गाना वाला फंक्शन होता है ना वो, राइट। तो लेकिन फंक्शन मतलब एक्चुअल मतलब क्या होता है? काम होता है। फंक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? काम। को आकार काम, काम। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? काम। ठीक है, तो फंक्शन मतलब ये हो गया कि कोई सा भी आप अगर कोड कर रहे हैं, ठीक है, अब बीच में कुछ आपको ऐसा काम करना है, तो इस काम को आप क्या करेंगे? इधर लिख के रख देंगे। ठीक है, और इस काम को बार बार बुलाते रहेंगे। ठीक है, काम सतुरा को नहीं बुलाना है, काम को बुलाना है, राइट। तो फोकस कीजिए इन चीज़ों पे। तो काम का क्या है कि जैसे ही प्रोग्राम रन हो रहा है और उसको लगा कि यार ये काम यहाँ पर करना है, तो वो क्या करेगा कि यार ये काम जो यहाँ पर करना है वो पहले कहीं लिखा हुआ है, तो उसको बुला के ले आओ। ठीक है, तो ये अपना फंक्शन का यहाँ पर काम होता है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एनसीईआरटी बुक में, उसमें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू सेपरेट इंडिपेंडेंट कोड ब्लॉक्स। ठीक है, तो हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है कि कोई भी ऐसा बड़ा सा काम है, इसको अगर हम छोटे छोटे कामों में तोड़ देंगे, ठीक है, छोटे छोटे कामों में तोड़ दिया तो इसको क्या बोल देते हैं? छोटा छोटा काम को हम मॉड्यूल बोल लेते हैं। ठीक है, मॉड्यूल बोल लेते हैं। मॉड्यूल इज स्मॉलर पार्ट ऑफ अ बिगर पार्ट। ठीक है, कोई बिगर चीज़ का पार्ट का स्मॉलर पार्ट जो होगा दैट इज मॉड्यूल। ठीक है, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है कि एक बड़ा से प्रोग्राम को आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं, दैट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो इसको क्या है कि सेपरेट इंडिपेंडेंट कोड ब्लॉक। ठीक है, तो सेपरेट इंडिपेंडेंट कोड ब्लॉक, अब ये कोड ब्लॉक वाले जो शब्द है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कोड ब्लॉक होता है ना, इसका अपना एक नाम होता है। क्या होता है? इसके पास एक नेम होता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट नेम बोल सकते हैं। हर जो कोड ब्लॉक होगा, जो आपने मॉड्यूल बनाए होंगे छोटे छोटे, तो हर जो ब्लॉक्स होंगे कोड ब्लॉक्स, उसके डिफरेंट नेम्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट नेम्स होंगे, राइट। उसके अलावा क्या होगा? सभी जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं उनकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ होंगी। स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, तो दो चीज़ आपको याद रखना है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि हम एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट कोड क्या बोलते, सेपरेट इंडिपेंडेंट कोड ब्लॉक्स बनाते हैं। हर कोड ब्लॉक का अलग अलग नाम होता है और स्पेसिफिक उनकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब सेम फंक्शनैलिटीज़ होगा तो फिर मतलब नहीं है ना, वो आप एक ही जगह रख दीजिए उसको, राइट। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं? जब कोडिंग की बात आती है या प्रोग्रामिंग की बात आती है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन श्रीमान हम कैसे करें? ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का जो तरीका है वही अपना अगला टॉपिक है। ठीक है, और वही अपना चैप्टर भी है। तो क्या है ये है फंक्शंस। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को हम लोग फंक्शन से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं बट दिस इज वन ऑफ द फंक्शन, राइट, दिस इज वन ऑफ द टाइप। तो इसका जो पहला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक है, फंक्शंस। तो इसका जो पहला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है दैट इज कि इसका डेफिनेशन क्या है? नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, GROUP, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि फंक्शंस में उसका एक नाम होता है और क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो दो पॉइंट इसमें आपका आ गया, एक नेम्ड होता है, दूसरा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, तो नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो क्या करता है? स्पेसिफिक टास्क कैरी आउट करता है। ठीक है,
स्पेसिफिक टास्क कैरी आउट करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई इस अलग से समझाने वाली बात नहीं है। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं पाइथन। पाइथन में नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कितना भी फंक्शन आप बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कुछ तो एडवांटेज रहा होगा, तभी तो इसकी बात की गई है इतनी। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? एडवांटेजेस। ठीक है, तो थोड़ा एडवांटेजेस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है इसमें कि बेटर ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। फंक्शंस, जब आप फंक्शंस बनाते हैं ना, तो अभी हम लोग देखेंगे उस चीज़ को भी कि कैसे लगता है बेटर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी अभी के लिए आप समझिए कि क्या होता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन लगता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन लगता है एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, DABLE होगा शायद, स्टैंडेबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर बेटर ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है और इजिली अंडरस्टैंडेबल है, मतलब रीडेबिलिटी इज हाई, या रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, या ऐसे लिखते हैं रीडेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। तो पहला ये इसका CREASE इंक्रीज्ड। ठीक है, पहला ये इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है? ठीक है, रिड्यूसेस कोड लेंथ। इस चीज को समझेंगे, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कोड लेंथ ना। ठीक है, कोड लेंथ रिड्यूस कर सा, इससे क्या होता है कि डिबगिंग आसान हो जाता है। डिबगिंग, मैं ये पॉइंट बताता हूँ, तुरंत बताता हूँ, पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। डिबगिंग, इजी डिबगिंग लिख लीजिए। ठीक है, डिबगिंग क्या होता है, इजी हो जाता है। ठीक है, अभी इसका और एक एडवांटेज क्या है, लास्ट एडवांटेज क्या है? इंक्रीजेस रीयूजेबिलिटी। इंक्रीजेस, वो रीडेबिलिटी था, ये इंक्रीजेस रीयूजेबिलिटी। एक एग्जांपल लेंगे और इसको समझेंगे कैसे हो रहा है यूजेबिलिटी। ठीक है, चलिए, ये हमारा पॉइंट्स हो गया। राइट, आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, एक नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसका स्पेसिफिक टास्क है जो परफॉर्म करना है, उसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है, रीयूजेबिलिटी इंक्रीज करता है, और कोड का लेंथ डिक्रीज करता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है, उसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। ठीक है, क्यूबॉइड कैसा दिखता है? आपकी किताब में, NCERT की किताब में एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई गेस ऐसा कुछ था, मैंने टेंट को लेकर के था, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ये बता दूंगा तो कैसे क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस टेंट में क्या था कि इसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों कैलकुलेट किया था, और फिर उसका कितना प्राइस लगेगा वो टेंट बनाने का, ये निकाला गया था उसमें। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो रहा था और वैसे ही लेक्चर लंबा की जाने लग जाता है, तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया बेसिकली कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, पता चला वो इतना लंबा, मतलब एक 1.5 पेज का प्रोग्राम ही देख के लोग डर गए और भाग गए कंप्यूटर छोड़ के, तब तो मतलब ही नहीं है उस चीज़ का ना। तो हम लोग को थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। पहले आप समझिए क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड कोई सा भी, आपने ईंटा देखा होगा, बहुत कॉमन चीज़ है ईंटा देखा होगा, दैट इज अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो कैसा दिखता है क्यूबॉइड अपना? ठीक, ठीक, एक मिनट ले ही आता हूँ। चलिए, तो ये है अपना क्यूबॉइड। ठीक है, वो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं सोच रहा था थोड़ा लाइन से सीधा करके बनाऊं। तो ये क्यूबॉइड है, ईंटा जैसा है, इसका एक लेंथ है, एक हाइट है, एक ब्रेथ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमको क्या बोला है कि आप इसमें कैलकुलेट कीजिए कि इसका लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस किसको मैं बोल रहा हूँ?
ठीक है। लार्ज सरफेस मैं इसको बोल रहा हूँ, मान लेते हैं एक अपना ये था, ये थोड़ा मतलब थोड़ा अलग बन गया। मान लेते हैं ये जो अपना है ना, ये बड़ा वाला फेस जो है दैट इज़ लार्ज सरफेस एरिया, ठीक। ये अपना छोटा वाला फेस है, दिस इज स्मॉल सरफेस एरिया, और ये वाला एक फेस है, ये मीडियम सरफेस एरिया रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लार्ज सरफेस एरिया, दिस इज लार्ज, ठीक है, सरफेस एरिया, ऐसे लिख रहा हूँ साउथ अफ्रीका, मतलब ऐसे सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है अपना स्मॉल सरफेस एरिया, और ये मीडियम सरफेस एरिया है, मीडियम सरफेस एरिया, ठीक है। ये समझ में आता है आपको, बहुत क्लियर है, ठीक है। अब इसका बोला है कि भाई आप ना मेरे को जो आपका क्यूबॉइड है उसका आप मेरे को लार्ज सरफेस एरिया कैलकुलेट करके बताइए कितना है, ठीक है। स्मॉल सरफेस एरिया बताइए, मीडियम सरफेस एरिया बताइए। ना इस केस में क्या होगा कि हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि हम ये ले लें कि सीधा कांस्टेंट वैल्यूज़ ले लें, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज़ अगर ले लेते हैं, पहला कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, ठीक है, दूसरा वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इसमें कांस्टेंट वैल्यू मतलब 2 3 4, मतलब CONSTANT कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या है अपना वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स इज यूज़र इनपुट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कांस्टेंट मतलब 2 3 4 ऐसा कांस्टेंट कुछ नंबर होगा एक जो आपको पता होगा नंबर, और उसका और ये इसमें क्या है यूज़र इनपुट, यूज़र से पूछना है कि सर आपका डायमेंशन क्या है, आपने जो क्यूबॉइड सोचा हुआ है उसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि हम लोग एक कॉमन चीज़ देखेंगे, मतलब एक बस फंक्शनैलिटीज देखेंगे। इस चीज़ में नहीं पढ़ेंगे कि कांस्टेंट वाला वैल्यू है या वेरिएबल वाला वैल्यू है। वेरिएबल वाला वैल्यू है तो आप इनपुट फंक्शन यूज़ कर लेंगे, वो भी मैं बता दूंगा, और कांस्टेंट वैल्यू है तो आप कांस्टेंट मान के कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे से बोला गया कि भाई तू इसमें कैलकुलेट कर, इसका लार्ज सरफेस एरिया कैलकुलेट करो। व्हाट इज लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, अब मैं कोड लिख रहा हूँ, एक्चुअली प्रोग्राम लिख रहा हूँ, लार्ज अंडरस्कोर सरफेस एरिया, ठीक है, इक्वल्स टू लार्ज सरफेस एरिया कितना हुआ, 2 लार्ज सरफेस एरिया है ऊपर और नीचे, ठीक है। तो 2 इंटू क्या क्या आ जाएगा इसका फैक्टर्स देखिए, ब्रेथ इंटू लेंथ, ठीक है, ब्रेथ इंटू लेंथ, ठीक। स्मॉल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, स्मॉल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, थोड़ा फोटो भी रख ही लेते साथ में, 2 इंटू 2 स्मॉल सरफेस एरिया होंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, ठीक है। तो इसका क्या डायमेंशन हो जाएगा, हाइट इंटू ब्रेथ, ठीक। और एक तीसरा क्या है, मीडियम अंडरस्कोर सरफेस एरिया, ठीक है, 2 इंटू एक आगे होगा एक पीछे होगा, लेंथ इंटू हाइट, करेक्ट। तो ये अपना कोड तैयार हो गया। इसमें अब क्या है कि अब बी आप कांस्टेंट है, अगर बी अगर कांस्टेंट है तो सीधा बी का वैल्यू पुट कर लीजिए, और नहीं है तो यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं, LBH इक्वल्स टू इंट, ठीक है, इनपुट, ठीक है। इसके अंदर कुछ लिखा होगा, एंटर लेंथ, ठीक है, ऐसा करके, तो ऐसा करके तीनों में कर लेंगे हम लोग, कांस्टेंट होगा तो सीधा हो जाएगा इसमें। अब इसमें आप गौर कीजिए कि हर बार मेरे को ये इंटू करना पड़ रहा है, बाकी यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनपुट लेना और प्रिंट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो कर रहे हैं फंक्शन समझना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्रिंट कर लेंगे कुछ हम लोग, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया इक्वल्स टू कॉमा लार्ज अंडरस्कोर ऐसे, ठीक है। ऐसे करके आप तीनों प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, स्मॉल अंडरस्कोर ऐसे और मीडियम अंडरस्कोर ऐसे, ये सब कोलोन माने इसके प्रिंट वाले हैं, प्रिंट वाले एज इन स्ट्रिंग वाले कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पर आप उसके वेरिएबल लिख लीजिए, स्मॉल अंडरस्कोर ऐसे, ठीक है, मीडियम अंडरस्कोर ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें इनपुट और आउटपुट तो ज़्यादा इसमें ये नहीं था, मतलब काम का नहीं था अपने। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि एक काम जो है ये आप देखिए कि एक काम हम 3 बार कर रहे हैं। क्या काम 3 बार कर रहे हैं कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। इसी में
फंक्शन होगा। तो एक मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, मान लेते हैं कर्सर अपना यहाँ पर है, ठीक है, इसी लाइन में ही रहेगा वो, बट चूंकि अब वो क्या ऊपर चला जाएगा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, लेकिन मान के चलेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। फंक्शन क्या लिख लेंगे, ठीक है, डेफ मल्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई को मैं मल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, a कॉमा बी, ठीक, c इक्वल्स टू a कॉमा बी रिटर्न c, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा इससे कि इसके बदले क्या लिख लूँगा और इसके बदले क्या लिख लूँगा, इसके बदले क्या लिख लूँगा। तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं सीधा इसके बदले मल्ट ब्रैकेट में a कॉमा बी नहीं, यहाँ पर b कॉमा l मल्ट h कॉमा बी, कोई सा भी आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, मल्ट l कॉमा एल एच, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली क्या किया है कि एक कोड लिखा है, ठीक है, एक कोड लिखा है मैंने, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग पहले कि इस सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, b इंटू एल कर रहे थे, h इंटू बी कर रहे थे, l इंटू एच कर रहे थे। मैंने बोला कि यार ये काम जो मैं ये बार बार कर रहा हूँ, तो इस काम को जो है मैं कहीं लिख लेता हूँ अलग से, ठीक है, और बार बार उसको बुला लूँगा अपने पास कि भाई तू आजा, तेरा काम जरूरत पड़ गया है। तो मैंने क्या किया, एक मल्ट नाम से एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया वैल्यू, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आया होगा। जैसे ही मैंने रिटर्न कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़ हो रहा है बट थोड़ा एफिशिएंट वे में हो रहा है, एक ही चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये आपको ऐसा देख के लग सकता है कि यार ये क्या है, मतलब ये b इंटू एल और h इंटू बी या फिर l इंटू एच, ये ज़्यादा आसान दिख रहा है कंपेयर टू कि आप एक फंक्शन बना रहे हैं। तो ये दोस्त ये समझिए कि ये एग्जाम्पल है, बस ये छोटा सा पार्ट है। जब आपका 1000 लाइन का कोड आता है ना, उसमें एक काम को, एक किसी फंक्शन को 50 बार कॉल करना पड़ता है, और वो एक फंक्शन जो है वो कम से कम 200 लाइन का है। तो आप क्या चाहेंगे कि हर बार 200 लाइन लिखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। हर बार मतलब 50 बार कॉल आ रहा है, मतलब 50 बार 200 लाइन, 50 बार 200 लाइन मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 2000 5 5 2 10,000 लाइन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा उसमें। तो उससे बेहतर है ना कि एक 50 लाइन लेके आप साइड कर लीजिए, उसको एक एक लाइन से कॉल कर लीजिए, तो अपना काम कितने में हो गया, 50 लाइन, 50 बार कॉल गया तो 50 लाइन वो हो गया, और 200 लाइन कोड था 250 लाइन में हो गया। तो अब 10,000 कहाँ पर लग रहा था और यहाँ पर 250 ही लग रहा है, ठीक है, तो कितना अंतर हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बता रहा था मैं। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं इस पॉइंट पे कि रिड्यूसेस कोड लेंथ। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे 50 बार कॉल जाता है और वो 200 लाइन का एक फंक्शन है, तो वो कितना हमारा कोड का लेंथ बचाता है, तो ये कोड लेंथ हो गया। रीयूजेबिलिटी, 50 बार एक ही चीज़ को आप बुला रहे हैं, एक ही चीज़ को कॉल कर रहे हैं, दैट इम्प्रूव्स रीयूजेबिलिटी, ठीक है। और रीडेबिलिटी मतलब कि ये फंक्शन में बार बार नहीं आएगा, यहाँ पर सेम कोड जो है बार बार रिपीट नहीं होगा, उसके बदले क्या होगा कि उसका नाम होगा सिर्फ, तो नाम दे करके हम पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर ये काम हो रहा है। अब उस 200 लाइन को पार करने में ही आपको 2 मिनट लग जाएगा कि भाई 200 लाइन कोड कैसे पार करें, अगर मान लीजिए फंक्शन नहीं बना हुआ है और अब सीधा सीधी कोड लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा इसकी जो एडवांटेजेस हैं, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि एक यूजर जो है, जो प्रोग्रामर है, वो इसको बना रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो जहां भी मैं अगर ऐसा सिंबल दिखे ना आपको, ये सिंबल दिस इज यूज्ड फॉर फंक्शन, ये मैं फंक्शन ऐसे लिखता हूँ, एफ और एन, एफ नीचे और एन उसके माथे पर हवा में, है ना। तो ये मैं फंक्शन लिखता हूँ ऐसे, तो आप जहाँ भी ऐसा देखें उसको फंक्शन समझें। तो फंक्शन डिफाइंड टू अचीव सम टास्क एज पर द प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्रोग्रामर्स रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। इसके अलावा कौन से फंक्शंस होते हैं, इसके अलावा हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब उनका जो पैकेज होता है, जब भी आप कभी ये इंस्टॉल करेंगे, कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे या इंटरप्रेटर इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो उनका एक पैकेज होता है जो इंस्टॉल होता है। तो उसमें क्या होता है, लाइब्रेरी पैकेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो आपको हर बार कॉल नहीं करना पड़ता है उनको, मतलब हर बार उनको लिखना नहीं पड़ता, वो सीधा आप कॉल कर सकते हो, वो लाइब्रेरी में आपके रखे हुए हैं, ठीक है। जो नहीं रखे हुए वो आप अपने हिसाब से बना लीजिए, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक। तो इसमें जो है आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, सिंटैक्स है ये, ठीक है। ये आपको सिंटैक्स है, थोड़ा इसको जूम करते हैं और इसको हर पार्ट को समझते हैं, सिंटैक्स वाले पार्ट को, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि स्टार्ट जो है हम लोग डिफाइन से करते हैं, स्टार्ट विथ, अभी मैंने यूज़ किया था, फंक्शन लिख के दिखाया था आपको। हो सकता है बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने फंक्शन कैसे लिख दिया, उसमें क्या, मैंने उसको क्या सिंटैक्स था, मैंने डेफ क्यों लिख दिया ऐसे अचानक से, ठीक है। तो उसको समझते हैं अभी। स्टार्ट विथ डिफाइन, ठीक है। अब ये डिफाइन जो है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये डेफ है,
ठीक है। तो डेफ मतलब डिफाइन फंक्शन, यहाँ पर वाइड टाइप का कुछ नहीं है, रिटर्न टाइप का कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ये फंक्शन नेम है, FN लिखा हुआ है मतलब फंक्शन नेम है। अब ये फंक्शन नेम के बारे में क्या आपको याद रखना है कि इन पर हम आइडेंटिफायर्स के रूल जो हैं वो लागू होते हैं। आइडेंटिफायर्स हमने पढ़ा था, फायर्स आइडेंटिफायर रूल्स अप्लाई, ठीक है। आइडेंटिफायर के जो रूल्स है मतलब अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, उसका नाम मल लिख सकते हैं, मल्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब कि कोई ऐसा फंक्शन जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसका नाम आप ऐड नहीं, मतलब रखने के लिए रख सकते हैं, सिंटैक्टिकली करेक्ट है वो, बट वो आइडेंटिफायर रूल को जो है वायलेट करता है। आइडेंटिफायर रूल क्या कहता है कि आप नाम ऐसा ही रखिए जिससे नाम को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि भाई ये क्या चीज़ डिनोट करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफायर का ये बेसिक ये है। सिंटैक्स गलत नहीं होता है, अब वो चल जाएगा, अब ऐड का फंक्शन नाम लिख देंगे और उसमें अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कुछ भी कर देंगे चलेगा, ठीक है। लेकिन आइडेंटिफायर का रूल अप्लाई होता है कि प्रोग्राम को हम क्या बनाना है, यूज़र के हिसाब से बनाना है, मतलब यूज़र को क्या बोलते हैं उसको, सहूलियत के लिए के हिसाब से बनाना है कि कोई अगला आके पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, तो ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर रूल्स जो है अप्लाई होते हैं फंक्शन के नेम पे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पैरामीटर्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर में ये पार्ट, दिस इज फॉर पैरामीटर्स, P1 P2 जो मैं लिख रहा हूँ पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स। नाउ इसके बारे में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शनल हैं, दीज आर ऑप्शनल, माने पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, OPTIONAL, ऑप्शनल है, ठीक है। पैरामीटर हो सकता है कि मतलब ब्लैंक फंक्शन हो, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल जो देखा था उसमें A और B जो है रिसीव कर रहे थे एज ए पैरामीटर, राइट, तो उसमें पास करना था हमको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि हम ना पास करें, वैसा भी फंक्शन होता है, हम लोग देखेंगे अभी एग्जांपल्स में आगे कि कैसे क्या वो उस तरह की चीज़ों के साथ होता है, ठीक है। ये अपना क्या है, फंक्शन बॉडी है, फंक्शन बॉडी है। एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, इंडेंटेशन का, इंडेंटेशन, ठीक है। फंक्शन बॉडी है, इंडेंटेशन विद इन फंक्शन हेडर, हेडर किसको बोला गया, इसको बोला गया फंक्शन हेडर, इसको बोला गया है। पहला लाइन जो है इसको क्या बोला गया हुआ है, फंक्शन हेडर, फंक्शन इसको हेडर बोला गया है, ठीक है। तो इंडेंटेशन विद इन इसके अंदर होना चाहिए, मतलब कि ये जो भी आप फंक्शन के अंदर लिखना चाह रहे हैं उसके लिए आपको ये जगह छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे तो इंटरप्रेटर को लगेगा कि ये इस फंक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। एनीथिंग आउटसाइड, anything outside OS मतलब outside, not a part of function, ठीक है। क्लियर है इतना। इसके बाद आ जाते हैं रिटर्न टाइप पे, ठीक है। रिटर्न टाइप मतलब जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया होगा उसको एक वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हैं, राइट। तो रिटर्न वैल्यू जो क्या है ये ऑप्शनल है, माने आप चाहें तो रिटर्न करें या नहीं करें, OPTIO। अब ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर आप कुछ रिसीव करना चाह रहे हैं और यहाँ से रिटर्न ही नहीं किए, तो ये आपको सिंक में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ से पैरामीटर भेज रहे हैं और यहाँ पैरामीटर हमको चाहिए ही नहीं, पैरामीटर, ठीक है ना। पापा कहीं से पैसा भेज रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, बेटा बोलता है पापा पैसा ही नहीं चाहिए, ऐसा होता कम है बट फिर भी एक बात कह रहा हूँ मैं। तो ये क्या सिंक में होना चाहिए, बेटा को पैसा नहीं चाहिए तो पापा ना भेजे, और पापा पैसा भेज रहे तो बेटा चुपचाप रख ले, ठीक है। चलिए आते हैं एग्जाम्पल्स पर और यहाँ से और भी चीज़ें क्लियर होंगी। पहला एग्जाम्पल क्या है अपना, पहला एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल है और उसके बाद हम लोग रैप अप कर लेंगे, मतलब इसमें एक ही है, बाकी अगला एक टॉपिक है उसमें दो है। एक एग्जाम्पल, UDF टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर ऐड करना है, एंड डिस्प्ले सम, ठीक है। दो नंबर ऐड कीजिए और सम को आप डिस्प्ले कीजिए। तो पहले हम इसका फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का क्या स्टार्टिंग था, डेफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐड टू नंबर्स एंड सम। चलिए इस बार हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बिना पैरामीटर्स के बनाते हैं। तो हम लोग क्या लिख लें, ऐड नम लिख लेते हैं, ऐड अंडरस्कोर नम। अब नाम से पता लग रहा है कि हम लोग ऐड जो है नंबर करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई पैरामीटर नहीं, इसके अंदर हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर एफ नम इक्वल्स टू इनपुट
इनपुट से पहले इंट आ जाएगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट। जिनको भी ये समझ नहीं आया हो कि हमने इंट क्यों लगाया यहाँ पर, तो पिछले वाले लेक्चर्स देख लें तो उनको समझ आ जाएगा। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, सेकंड नम इक्वल्स टू, ठीक है, इंट इनपुट सेकंड, ठीक है, वही चीज़ें हैं वो आप कॉपी कर लीजिएगा, जो अलग है वो मैंने अलग से सेकंड लिख दिया है, बस बाकी चीज़ें सेम है। सेकंड नंबर लिख लिया मैंने। अब क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम इक्वल्स टू एफ नम प्लस एस नम, ठीक है, तो सम इक्वल्स टू एफ नम प्लस एस नम, ठीक है। ये अब सम और एस नम बराबर नहीं है क्योंकि वो बीच में मतलब नाम से ही दिख रहा है। वैसे अगर किसी को कन्फ्यूजन हुआ हो तो प्लीज़ अपने आप को करेक्ट कीजिए कि SUM है वो और ये एस नम है, ठीक है। अभी क्या बोला है इसमें, आप प्रिंट कीजिए PRINT, प्रिंट द सम इज, ठीक है, कॉमा। अभी कॉमा क्यों लगा रहा हूँ, प्लस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, ये भी मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग पीछे का लेक्चर चेक कर लिए, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। अब ये देखिए मैंने हर जगह पर स्पेस छोड़ा हुआ है, राइट, स्पेस छोड़ा हुआ, इंडेंटेशन किया हुआ है। इंडेंटेशन नहीं करूँगा तो क्या करेगा इंटरप्रेटर, बोले समझेगा कि ये फंक्शन के बाहर का चीज़ है। वापस आइए, इंडेंटेशन हटा करके यहाँ से हम लोग कॉल कर लेंगे ऐड अंडरस्कोर नाम, ठीक है, ऐड नाम को हमने कॉल कर लिया। कोई मेन फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा ऐड नाम को कॉल मार दिया, पहुँच गया वहाँ पर, ठीक। तो ये इजी सा सवाल था। अब इसका आउटपुट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं आउटपुट भी दिखाई देता हूँ। इसमें कुछ मैंने आउटपुट बताने वाला चीज़ नहीं है, बट स्टिल जब ये कोड रन होगा, जब इंटरप्रेटर रन करेगा तो पहले आपसे क्या पूछेगा, एडनम फंक्शन कॉल जाएगा, एडनम का कॉल जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसको कॉल जाएगा और वापस यहाँ से ये रिटर्न होकर इसे आएगा और ये प्रोग्राम जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो आउटपुट देखते हैं। पहला तो हमसे इनपुट मांगा है वो, तो इनपुट क्या मांगा है, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो 41 रख लेते हैं, ठीक है, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, 42 रख लेते हैं, ठीक है, हो गया, जुड़ गया, मैंने दोनों लिख लिया। अब जोड़ के क्या लिख जाएगा, द सम इज, सम क्या है, 41 + 42 इज 83, ये अपना आंसर हो गया, करेक्ट। तो ये ऐसा आउटपुट आ गया। तो हमने क्या किया है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है जिसमें दो नंबर को ऐड करके हमने दिखाया आपको। उम्मीद है आपको ये कोड समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो इसी में एक सब टॉपिक है, दैट इज आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स। क्या है, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स, ठीक है। आर्गुमेंट मैंने इनका डेफिनेशन क्या होता है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इनका डेफिनेशन होता है वैल्यू पास्ड टू द फंक्शन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, वैल्यू पास्ड टू फंक्शन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। जो देख रहे हैं ना, मतलब आप अगर उम्मीद है कि भविष्य में भी देख रहे होंगे। अब आज का तो अभी तो 2024 का, आज का आई गेस 16 अप्रैल है, ठीक है। जो भी देख रहे हैं इसको इतना लंबा तक देख चुके हैं, आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए सर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे भी लगेगा कि हाँ कोई तो देख रहा है, राइट। तो आगे आते हैं हम लोग, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, वैल्यू पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। ये आपको समझ में आता है। अब इसका थोड़ा एक एग्जांपल है, ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल देख लिया था, बट स्टिल एक नया एग्जांपल देख लेते हैं और इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। एग्जांपल है, प्रोग्राम यूजिंग UDF, ठीक है। UDF हमने बोला हुआ है। UDF में मुझे किताब में कहीं नहीं दिखा वर्ड, बट हम लोग जब पढ़ते थे तो UDF बोलते थे इसको, तो मैं UDF ही बोल रहा हूँ, ठीक। UDF यूज़ करके आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप क्या डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स,
नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक से लेकर के इन्फिनिटी तक, वो भी सॉलिड वाले, सॉलिड एज इन डेसिमल पार्ट 0 होता है उसमें, राइट। और n जो है एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हम लोग, एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट वाला सवाल है। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। आपकी किताब में फॉर लूप देकर लिखा हुआ है, मैं वाइल लूप लेके बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या होता है अपना, डेफ होता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, और आपने समझ लिया ना, एन नेचुरल नंबर का अपने को सम निकालना है, ठीक है। पहला क्या है, डेफ। इस एग्जाम्पल के बाद ख़त्म हो जाएगा, सम अंडरस्कोर नेट अंडरस्कोर नम, ठीक है। नेट नम का हम लोग को सम चाहिए, एन जो है एज ए पैरामीटर इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कोड लिखना शुरू करेंगे, तब उसके बाद जो ज़रूरत आएगा वो हम लोग मैनेज करेंगे। तो वाइल, ठीक है, जो वेरिएबल चाहिए होगा वो हम बाद में डिफाइन वगैरह कर लेंगे अगर ज़रूरत होगा तो। बाकी हम लोग कोड पर चलते हैं। वाइल, ठीक है, वाइल समथिंग इज लेस देन इक्वल्स टू एन। तब समथिंग के लिए आई चाहिए, तो आई को क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू 1 कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा ही लिख लेते हैं, कहीं और ज़रूरत पड़ गया तो। आई इक्वल्स टू 1, ठीक, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। सम, अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, सम निकालना है। आई क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर है जो एन तक दौड़ते दौड़ते जाएगा और सबको हम लोग जोड़ते चलेंगे। तो हमको अब अगला चीज़ क्या चाहिए, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है। सम इक्वल्स टू प्लस सम, ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग यहाँ पर, सम प्लस इक्वल्स टू आई, ये भी लिख सकते थे। तो कोई सा भी आप लिख लीजिए, ठीक है। आई प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आई को भी बढ़ाना पड़ेगा ना, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। फॉर लूप में इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता क्योंकि बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि अगली आइटरेशन में वो आगे वाले वैल्यू पर जाएगा। वाइल में हमको ये बढ़ाना पड़ता है, ठीक। तो हमारा ये सम हो गया। अब ये सम जो है हमको पहले से ही क्या चाहिए, इनिशियलाइज्ड चाहिए। क्यों इनिशियलाइज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रैंडम वैल्यू लेकर के आई जोड़ेगा तो कुछ भी हो आंसर आ जाएगा। तो सम को हम लोग 0 रख लेंगे, सम इक्वल्स टू 0, ठीक। आई क्यों 1 से शुरू किया, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होता है, राइट। अब ये खत्म हो चुका है, अब प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट, अभी देखिए फंक्शन के अंदर ही चल रहे हैं ना हम लोग, इंडेंटेशन यूज कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर ही चल रहे हैं। प्रिंट दी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज सम, आई गेस छुप गया होगा, ऊपर कर देते हैं सम, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक नम लेते हैं, नम इक्वल्स टू इंट। अब n का वैल्यू चाहिए ना, अपना n का वैल्यू पास करने के लिए n का वैल्यू तो चाहिए यूजर से हमको। तो इंट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। इंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक। n का वैल्यू आ गया। अब सीधा फंक्शन कॉल कर दीजिए, सम अंडरस्कोर नेट अंडरस्कोर नम इक्वल्स टू, सर इक्वल टू नहीं, सीधा फंक्शन का कॉल चला जाएगा। कॉल क्या जाएगा, नाम चला जाएगा, ठीक है। ये पैरामीटर मैंने, ये पैरामीटर ये मैंने इसको भेज दिया। पैरामीटर मैंने यूज़र से लिया इनपुट में और उसको मैंने फिर भेज दिया आगे, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इस प्रोग्राम में आपको कोई समझने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर दिख रहा हो यहाँ पर तो मैंने इंडेंटेशन छोड़ा हुआ है, जहाँ जो ये है अपना इंडेंटेशन यहाँ छोड़ा हुआ। अब ये वाइल लूप है, ठीक है। यहाँ पर 1-2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1-2 चीज़ ध्यान रखना है, शायद पहले भी छूट गया था। ओके, यहाँ नहीं छूटा है, ये मैं भूल रहा हूँ बार बार। तो ये आप मान के चलेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जब मैंने लिखा था डेफ एड नम, तो यहाँ पर ये 0-0 होना चाहिए था, मतलब कोलोन होना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी कोलोन होना चाहिए था, ठीक है। वाइल के आगे भी कोलोन होना चाहिए था। जब जब आपको इंडेंटेशन चाहिए होता है उसके बाद, या ब्लॉक आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप कोलोन लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये हो गया, ये वाइल का इंडेंटेशन है, ठीक है। वाइल किसके इंडेंटेशन में, फंक्शन के इंडेंटेशन में है। वाइल के इंडेंटेशन में सम और आई इक्वल्स टू i+1 वाला लाइन है, ठीक है। और प्रिंट जो है अगेन वो अपना वाइल के बाद लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर में ही है, प्रिंट कर देगा, ठीक। और ये जो है ये कोई इंडेंटेशन नहीं है, मतलब फंक्शन से बाहर है, ये दोनों फंक्शन से बाहर, आउट ऑफ फंक्शन है।
ठीक है, इसका आउटपुट देख लेते हैं और ये ख़त्म करते हैं इसको। आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, पहले तो क्या होगा कि इनपुट आएगा, इनपुट का लाइन क्या है, इंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो अब यहाँ कुछ इंटर करेंगे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 4 इंटर कर देते हैं। ठीक है, 4 इंटर कर रहे हैं, 4 इंटर कर दिया हमने। 4 क्या हुआ यहाँ से फंक्शन कॉल में 4 जो पास हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको जोड़ना शुरू करेंगे तो जोड़ते जोड़ते 4 3 7 2 9 1 10 आ जाएगा। ठीक, तो आउटपुट क्या आएगा, द सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर इज, ठीक है, 10। ये अपना आउटपुट हो गया, राइट। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें। टाटा।